10 ट्रिलियन डॉलर। मतलब अगर इसे रुपए में देखें तो करीब 86 लाख करोड़ रुपए। हाँ, 86 लाख करोड़। मतलब ये आंकड़ा, ये हमारे देश की जो कुल जीडीपी है ना, बिल्कुल, उसके दोगुने से भी ज्यादा है। राइट। दोगुने से भी ज्यादा। तो अगर कोई अचानक से आके कहे कि इतनी बड़ी रकम किसी एक इंसान या उसके किसी विदेशी नेटवर्क से जुड़ी है, तो पहली बार में तो कोई भी एक आम इंसान की पहली प्रतिक्रिया यही होगी कि असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। सही बात है, कोई भी यही सोचेगा। लेकिन देखिए, आज हमारी इस चर्चा में जो सोर्स मटेरियल या जो रिपोर्ट और कानूनी दस्तावेज हमारे सामने हैं, उन्होंने इस एकदम असंभव से लगने वाले दावे को भारत की सबसे बड़ी अदालतों के दरवाजे तक ला खड़ा किया है। और विषय कोई छोटा मोटा नहीं है। इस पूरी चर्चा के केंद्र में भारत के एक बहुत बड़े एक प्रमुख राजनीतिक चेहरे राहुल गांधी की कथित संपत्ति और नागरिकता से जुड़े कुछ अंतर्राष्ट्रीय दावों की बात है। और यहाँ सबसे मजेदार बात पता है क्या है? क्या? इस पूरी कहानी की शुरुआत, मतलब इतने बड़े फाइनेंशियल भूचाल की शुरुआत किसी स्विस बैंक्स के लीक हुए डेटा या पनामा पेपर्स से नहीं हुई है। अच्छा, तो फिर कहां से हुई? ये शुरू हुआ है एक बहुत ही साधारण से कागज से, मतलब एक चुनावी हलफनामे से। अरे वाह, एक हलफनामे से इतना बड़ा बवाल। लेकिन रुकावट के लिए माफी चाहता हूं। इससे पहले कि हम इस फाइनेंशियल थ्रिलर के अंदर घुसें, एक बहुत जरूरी डिस्क्लेमर देना है मुझे। हाँ बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इन दावों के जो केंद्र में है वो एक बहुत ही चर्चित राजनीतिक व्यक्तित्व हैं। तो हमारे आज के इस एनालिसिस का जो उद्देश्य है, वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन करना या इन दावों पर मोहर लगाना बिल्कुल नहीं है। एकदम सही, हम यहाँ किसी को सही या गलत साबित नहीं कर रहे हैं। राइट, हम सिर्फ एक फैक्ट फाइंडर की तरह काम कर रहे हैं। जो सोर्स में लिखा है, हम बस उसकी परतें खोल रहे हैं, ये समझने के लिए कि आखिर ये पूरी कानूनी प्रक्रिया काम कैसे कर रही है। ये समझ लीजिए कि ये किसी फाइनेंशियल थ्रिलर फिल्म का ट्रेलर है, जहां बस एक के बाद एक चौंकाने वाले दावे हैं। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल, और ये जो निष्पक्षता आपने बताई ना जी, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जब राजनीति और करोड़ों अरबों के दावे एक साथ आते तो आम भावनाओं में बह जाना बहुत आसान होता है। सही बात है। आज हमारा जो मेन फोकस है वो ये समझना है कि आज के इस इन्फॉर्मेशन वाले दौर में कानूनी दांव पेच असल में कैसे काम करते हैं और अदालत के अंदर इन दस्तावेजों की असली अहमियत होती क्या है। तो वापस उसी पॉइंट पर आते हैं जो आपने अभी कहा, वो चुनावी हलफनामे वाली बात। हाँ, जो रिपोर्ट्स हैं उनके हिसाब से इन दावों को उठाने वाले जो याचिकाकर्ता हैं, उनका नाम विघ्नेश शिशिर है। रायबरेली में चुनाव अधिकारी के सामने की गई एक शिकायत से शुरू होती है। बिल्कुल, रायबरेली से। दावा यह है कि जो चुनावी हलफनामा दिया गया था, उसमें संपत्ति की जो जानकारी है वो गलत है या अधूरी है। और सिर्फ संपत्ति नहीं, इसमें ब्रिटिश नागरिकता, ब्रिटिश पासपोर्ट, वोटर कार्ड और वहां की कंपनियों के पते का मुद्दा भी उठाया गया है। लेकिन मुझे एक बात खटक रही है इसमें। क्या? एक इतने बड़े इंटरनेशनल फाइनेंशियल जाल को पकड़ने के लिए चुनाव अधिकारी के पास जाना, ये थोड़ा अजीब नहीं है? देखिए, ऊपर से देखने पर ये भले ही अजीब लगे, लेकिन अगर आप इसके पीछे की लीगल स्ट्रैटेजी समझेंगे ना, तो ये बहुत ही एकदम ब्रिलियंट है। अच्छा, कैसे? इसे आप एल कपोन टैक्स इवेजन वाली रणनीति का एक क्लासिक इंडियन वर्जन कह सकते हैं। एल कपोन? वही जो 1920 के दशक का मशहूर अमेरिकन माफिया था। हाँ, वही जिसे पुलिस इतने सालों तक मर्डर या स्मगलिंग के लिए नहीं पकड़ पाई, लेकिन आखिरकार वो महज टैक्स चोरी के कागजातों में फंस गया। अरे हाँ, राइट। तो बिल्कुल वही स्ट्रैटेजी यहाँ है। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून होते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। अगर कोई भारतीय नागरिक किसी स्विस बैंक या ब्रिटिश अथॉरिटी से जाकर बोले कि मुझे फला इंसान की जानकारी चाहिए, तो वो अपनी सीक्रेट जानकारी ऐसे थोड़ी दे देंगे। बिल्कुल नहीं देंगे। लेकिन भारत में चुनाव आयोग के सामने जो हलफनामा दिया जाता है, वो कोई आम कागज नहीं होता। वो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। एग्जैक्टली, वो एक स्वॉन लीगल डॉक्यूमेंट यानी शपथ पत्र होता है। अगर आप अदालत में बस ये साबित कर दें कि उस हलफनामे में कोई बड़ी बात छुपाई गई है या झूठ बोला गया है, तो वो सीधे तौर पे पर्जरी झूठी गवाही और फ्रॉड का केस बन जाता है। ओह, अब समझ में आया। ये चुनावी हलफनामा वो एक मास्टर चाबी है जो आगे चलकर इंटरनेशनल संपत्तियों के जो बाकी बंद दरवाजे हैं उनको खोल सकती है। बिल्कुल सही समझे आप। यही इस पूरी स्ट्रेटजी का कोर है। जो दावा कर रहे हैं उनका मेन तर्क यही है कि अगर कथित ब्रिटिश नागरिकता या विदेशी शेल कंपनियों का कोई भी वजूद है तो उन्हें हलफनामे में बताना चाहिए था। राइट। और अगर नहीं बताया तो वो गैर कानूनी हो गया। हाँ,
हलफनामे में एक भी गलती या विसंगति मिली तो अदालत को ये चेक करने का पूरा लीगल राइट मिल जाता है कि क्या कोई ऐसी छुपी हुई संपत्ति है जो देश के बाहर रखी गई है। मतलब ये तो किसी स्वेटर के एक ढीले धागे को खींचने जैसा है। बहुत बढ़िया उपमा दिया आपने, बिल्कुल ऐसा ही है। धागा खींचो और पूरा स्वेटर उधड़ता चला जाए। सोर्स भी तो यही कहता है ना कि विघ्नेश का ये मानना है कि जो ब्रिटिश नागरिकता वाला मुद्दा है वो तो इस पूरे विवाद का सिर्फ 1% है। हाँ, सिर्फ 1%। असली निशाना तो वो बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। बाप रे। चलिए, ये स्ट्रेटजी तो एकदम साफ हो गई। अब थोड़ा अदालत के रुख पर आते हैं। बताइए। सोर्स में ये दावा किया जा रहा है कि ये मामला अब चुनाव आयोग से निकलकर सीधे इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच तक पहुंच गया है। जी। और सोर्स के हिसाब से 6 मई को एक बहुत क्रिटिकल सुनवाई हुई है। जस्टिस राजेश चौहान की बेंच थी। वहां विघ्नेश ने बहुत लंबी बहस की, जिसके बाद सीबीआई और इनकम टैक्स के वकीलों ने अदालत से आगे की कार्रवाई के लिए थोड़ा टाइम मांगा है। अब देखिए, यहाँ पर वकीलों का टाइम मांगना ये कोई छोटी बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ा लीगल सिग्नल है। ऐसा क्यों? मतलब एजेंसियां ऐसे दावों पर तुरंत एक्शन क्यों नहीं ले लेती? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कल मैं कोर्ट में जाके एक याचिका लगा दूं कि ये जो चांद है ये मेरा है। चांद? हाँ, मैं कहूं कि मुझे इसका मालिकाना हक चाहिए। तो क्या होगा? जज मेरा केस उसी वक्त उठाकर बाहर फेंक देंगे। जाहिर सी बात है। नहीं करते। लेकिन अगर मैं उसी चांद की तथाकथित रजिस्ट्री के कुछ ऐसे फॉरेन डॉक्यूमेंट्स ले आऊं जो देखने में एकदम असली लगे, अच्छा, तो कोर्ट का नजरिया बदल जाता है। इसे कानूनी भाषा में प्राइमा फेसी या प्रथम दृष्टया प्रामाणिकता कहते हैं। मतलब ये कि जो याचिका करता है उसके कागजों में कम से कम इतना दम तो होना ही चाहिए कि अदालत को लगे कि हाँ भाई, दाल में कुछ काला है और इसकी बारीकी से जांच होनी चाहिए। एकदम परफेक्ट। जब भी कोई इतने भारी भरकम दस्तावेज कोर्ट में लाता है तो जज सीधे फैसला नहीं सुनाते। राइट। वो सीबीआई या इनकम टैक्स जैसी जो एक्सपर्ट एजेंसियां हैं उनसे कहते हैं कि आप इन कागजों को देखिए और हमें बताइए कि क्या ये किसी ऑफिशियल जांच के लायक हैं भी या नहीं। तो एजेंसियां इसी काम के लिए टाइम मांगती हैं। बिल्कुल, वो इसी शुरुआती एनालिसिस के लिए समय मांगती हैं ताकि देख सकें कि इन दावों में लीगल वेट कितना है। अब देखिए, यहाँ से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां थोड़ी सावधानी बरतनी होगी हमें। क्या मोड़ है? जो रिपोर्ट के लेखक हैं उनका कहना है कि 12 मई की जो सुनवाई हुई उसके बाद अदालत ने अपना मन बना लिया है कि एक बहुत बड़ी जांच होगी। अच्छा। लेकिन इसमें एक बड़ा कैच है। कैच ये है कि अभी तक कोई भी आधिकारिक लिखित आदेश, मतलब कोई रिटन ऑर्डर जारी नहीं हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, ये जो पूरी जानकारी है ये विघ्नेश के, जो कि मीडिया से वैसे ही दूर हैं, उनके कुछ करीबी और गोपनीय सूत्रों के हवाले से बाहर आई है। तो मेरा सवाल यह है कि एक जागरूक श्रोता के तौर पर हमें इस अदालत ने मन बना लिया है और एक प्रॉपर लिखित आदेश, इन दोनों के बीच के फर्क को कैसे समझना चाहिए? देखिए, इन दोनों बातों में ना जमीन आसमान का फर्क है और यहीं पे हमारी क्रिटिकल थिंकिंग काम आती है। कैसे? अदालत के कमरे में जब मौखिक सुनवाई चल रही होती है तो जज कई तरह की टिप्पणियां करते हैं। वो वकीलों से बहुत कड़े सवाल भी पूछ सकते हैं। हाँ, अक्सर न्यूज में आता है कि कोर्ट ने फटकार लगाई। बिल्कुल। तो उसे देखकर ऐसा लग सकता है कि जज जांच के पूरी तरह से फेवर में है, उन्होंने मन बना लिया है। राइट। लेकिन हमारी जो न्यायिक प्रणाली है उसमें जब तक किसी जज के साइन किया हुआ फाइनल लिखित आदेश पब्लिक डोमेन में नहीं आता, तब तक ये कहना कि अदालत ने मन बना लिया है, ये सिर्फ एक अनुमान है और कुछ नहीं। मतलब बिना किसी रिटन ऑर्डर के कोई भी सीबीआई या ईडी का ऑफिसर अपनी मर्जी से एक कदम भी नहीं बढ़ा सकता? बिल्कुल नहीं। आपके गोपनीय सूत्र चाहे कितने भी बड़े दावे कर लें, जो ऑफिशियल मोहर होती है वो सिर्फ और सिर्फ लिखित आदेश ही होता है। तो चलिए एक एनालिसिस के लिए हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि ये जो गोपनीय सूत्र हैं ये सच बोल रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं। और अदालत ने वाकई इस महाजांच को हरी झंडी दे दी है। सोर्स का दावा ये है कि कोर्ट एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन का आदेश देने वाली है और इसके लिए सिर्फ 8 हफ्ते का टाइम दिया गया है। मतलब 20 जुलाई से पहले रिपोर्ट देनी है। सिर्फ 8 हफ्ते। हाँ, सिर्फ 8 हफ्ते। लेकिन मुझे जो चीज सबसे ज्यादा हैरान कर रही है वो है इन एजेंसियों की लिस्ट। मतलब किसी भी इंसान का सिर चकरा जाए ये लिस्ट सुनकर। अच्छा, कौन कौन सी एजेंसियां हैं इस जॉइंट इन्वेस्टिगेशन में? देखिए, लिस्ट में सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स तो हैं ही,
जो नॉर्मल है। हाँ, वो तो होती है। लेकिन साथ में गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और एक SFIO, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, इसका नाम भी बहुत मजबूती से लिया गया है। बाप रे। वही तो, एक ही मामले में इतनी सारी बड़ी एजेंसियां, ये सब एक साथ कैसे और क्यों काम करेंगी? देखिए, ये जो एजेंसियों की लिस्ट है ना, ये खुद में ही ये बता रही है कि इन दावों का दायरा और गहराई कितनी विशाल है। हर एजेंसी का अपना एक स्पेशल अधिकार क्षेत्र होता है। जैसे CBI जो है वो करप्शन और क्रिमिनल एंगल देखेगी। ठीक है। इनकम टैक्स जो है वो देश के अंदर की कमाई और टैक्स चोरी को पकड़ेगी, और अगर पैसे को इलीगल तरीके से घुमाया गया है तो वहां ED आकर मनी लॉन्ड्रिंग के कानूनों के तहत जांच करेगी। यहां तक तो बात एकदम समझ में आती है। देश के जो भी बड़े घोटाले होते हैं उनमें यही 3 एजेंसियां दिखती हैं हमें। बिल्कुल। लेकिन ये SFIO और विदेश मंत्रालय, इनकी यहाँ क्या जरूरत पड़ गई? यहीं से तो ये पूरा मामला इंटरनेशनल लेवल पर जाता है। देखिए, जो SFIO है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर आता है। अच्छा। जब बहुत सारी कंपनियों का, मतलब दर्जनों कंपनियों का एक बहुत ही उलझा हुआ जाल बनाया जाता है ना, जैसे शेल कंपनीज, जहां एक कंपनी की मालिक दूसरी है, दूसरी की मालिक तीसरी है, और पैसा इस पूरी भूल भुलैया में गोल गोल घूम रहा है। वहां CBI के जो नॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं वो काम नहीं आ पाते। SFIO के पास स्पेशल फोरेंसिक ऑडिटर्स होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, कॉर्पोरेट लॉ के वो एक्सपर्ट्स होते हैं, जिनका काम ही इस फाइनेंशियल मकर जाल को डिकोड करना है। तो इसलिए SFIO को लाया गया है। बिल्कुल। और विदेश मंत्रालय का क्या रोल है? मतलब क्या वो दूसरे देशों की सरकारों पर राजनीतिक दबाव बनाने के लिए है? नहीं, दबाव बनाने के लिए नहीं। उनका काम है लीगल चैनल एस्टैब्लिश करना। मतलब अगर आपको ब्रिटिश अथॉरिटी या स्विस बैंक या केमन आइलैंड से किसी के अकाउंट की डिटेल्स चाहिए, तो CBI का कोई इंस्पेक्टर सीधे वहां के बैंक मैनेजर को फोन करके नहीं बोल सकता कि भाई जरा इसके खाते की डिटेल भेजना। हाँ, जाहिर है वो तो फोन ही काट देंगे। बिल्कुल। तो इसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। उन्हें लेटर्स रोगेटरी, मतलब एक जुडिशियल रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है। अच्छा। और ये रिक्वेस्ट विदेश मंत्रालय के डिप्लोमेटिक चैनल्स और म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटीज के जरिए ही दूसरे देश की सरकार तक जाती है। तो विदेश मंत्रालय का इसमें शामिल होना ही ये साफ दिखाता है कि ये मामला अब सिर्फ भारत का नहीं रहा, ये विदेशी क्षेत्राधिकार में घुस चुका है। बहुत खूब। अब एक और बात, ये जो 8 हफ्ते का टाइमलाइन है, इतनी सारी एजेंसियों को एक साथ आना है, दुनिया भर से डेटा निकालना है, तो उसके लिए 8 हफ्ते तो बहुत ही कम टाइम लगता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो 8 हफ्ते है ना, ये किसी को सीधा जेल में डालने या सजा सुनाने के लिए नहीं है। तो फिर क्या है ये? कानूनी भाषा में इसे आप प्रारंभिक जांच कह सकते हैं, एक तरह का फैक्ट फाइंडिंग मिशन। मतलब सिर्फ ये देखने के लिए कि दावों में दम है या नहीं। एग्जैक्टली। अगर सोर्स की बात सच है तो अदालत बस ये कह रही है कि देखिए, आरोप इतने बड़े हैं कि हम सीधे FIR दर्ज करके किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। सही बात है। तो एजेंसियां इन 8 हफ्तों में सिर्फ ये तय करेंगी कि जो डॉक्यूमेंट्स विघ्नेश ने दिए हैं, क्या उनमें एक ऑफिशियल FIR दर्ज करने लायक कोई लीगल आधार है भी या नहीं। ये बस एक प्री इन्वेस्टिगेशन है। चलिए, ये तो हो गई जांच की पूरी प्रक्रिया। अब मैं उस चीज पर आता हूं जिसने मुझे इस पूरे सोर्स में, मतलब मेरा दिमाग ही घुमा दिया है। क्या चीज? दावों का साइज। अदालत में विघ्नेश ने जो सीलबंद लिफाफे में सबूत दिए हैं ना, उसमें जो संपत्तियों की कथित रकम बताई गई है वो कुछ 100 या 1000 करोड़ रुपए नहीं है। सोर्स एक रिपोर्ट का हवाला देकर कहता है कि ये कथित संपत्ति $10 ट्रिलियन हो सकती है। $10 ट्रिलियन? हाँ, और इसके साथ ही ये भी दावा है कि कुछ विदेशी संगठनों के जरिए भारत में करीब 5 लाख करोड़ रुपए की कथित विदेशी फंडिंग भी हुई है। $10 ट्रिलियन, मतलब ये आंकड़ा सिर्फ बड़ा नहीं है, अगर फाइनेंशियल टर्म्स में कहें तो ये एक एस्ट्रोनॉमिकल, एकदम खगोलीय आंकड़ा है। मैं तो सच कहूं तो इसे अभी तक हजम नहीं कर पा रहा हूं। $10 ट्रिलियन का मतलब आज के रेट से 86 लाख करोड़ रुपए। आप दुनिया के टॉप 10 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट उठा लें, उनकी सारी दौलत मिला दें तो भी वो इसके आसपास नहीं फटकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो मेरा सवाल यह है कि क्या प्रैक्टिकली या थ्योरेटिकली किसी एक इंसान या एक परिवार के लिए इतना सारा पैसा आज के इस ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम में छुपा कर रखना मुमकिन भी है? आपके इस सवाल का जवाब ना शेल कंपनियों और जो ग्लोबल फाइनेंस की जो वर्किंग है उसमें छुपा है। कैसे? देखिए, $10 ट्रिलियन कोई ऐसी रकम तो है नहीं जिसे आप कैश में भरकर किसी स्विस बैंक के तहखाने में बोरियों में रख देंगे। बिल्कुल नहीं, इतने तो $100 के नोट ही नहीं होंगे दुनिया में। वही तो, इसे आप ऐसे विजुअलाइज कीजिए, ये कोई एक बड़ी तिजोरी नहीं है।
ये पानी की उन बूंदों की तरह है जो पूरी दुनिया में फैले हुए लाखों छोटे छोटे ग्लासों में बटी हुई हैं। अच्छा। और यहाँ ग्लास का मतलब है अलग अलग टैक्स हेवन देशों में फैली शेल कंपनियां, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स, बड़े बड़े प्राइवेट ट्रस्ट और शेयर बाजार की होल्डिंग्स। तो जांच एजेंसियों को यही तो साबित करना होता है कि दुनिया के अलग अलग कोनों में रखे ये सारे ग्लास आखिरकार किसी एक ही इंसान की पाइपलाइन से जुड़े हुए हैं। मुझे ये बताइए कि ये शेल कंपनी काम कैसे करती हैं? मतलब हम रोज न्यूज में, टीवी पर ये वर्ड सुनते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है? देखिए, शेल कंपनियां जो होती है ना, वो असल में सिर्फ कागजों पर बनी खोखली संस्थाएं होती हैं। खोखली? हाँ। मान लीजिए किसी ने केमैन आइलैंड या ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में एक कंपनी रजिस्टर कर ली। ठीक है। उसका एक ऑफिशियल एड्रेस होगा, एक डायरेक्टर भी होगा, लेकिन उस एड्रेस पर असल में कोई काम नहीं हो रहा होता। कोई फैक्ट्री या व्यापार नहीं है वहां, वो बस एक शेल है, एक मुखौटा है। अब वो कंपनी क्या करेगी? वो मॉरिशस की किसी दूसरी कंपनी में पैसा लगा देगी। अच्छा। फिर वो मॉरिशस वाली कंपनी लंदन की किसी तीसरी कंपनी को एक बहुत भारी लोन दे देगी। अच्छा, ऐसे घुमाते हैं? बिल्कुल। और फिर फाइनली वो लंदन वाली कंपनी भारत में आकर कोई कमर्शियल जमीन खरीद लेगी या स्टॉक मार्केट में पैसा लगा देगी। मतलब ये तो एक पाइपलाइन का इतना उलझा हुआ नेटवर्क है कि पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में इतने देशों के बॉर्डर पार करके जाता है कि जो असली मालिक हैं उसका नाम तो कागजों के ढेर में कहीं बहुत नीचे दब जाता होगा। एकदम सही पकड़ा आपने। इन शेल कंपनियों को बनाने का मेन मकसद यही होता है। क्या मकसद? कि जो बेनिफिशियल ओनर है, मतलब जो इंसान असल में उस पैसे का फायदा उठा रहा है, उसकी पहचान को कानूनी रूप से छुपाया जा सके। और जब रकम लाखों करोड़ों में होती है ना, तो ये नेटवर्क उतना ही बड़ा और कई लेयर्स वाला होता है। यार, ये तो भूसे के ढेर में सुई ढूंढने से भी ज्यादा मुश्किल काम लग रहा है ना? लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है। अदालत ने इस मामले पर सुनवाई तो की है। हाँ। तो क्या हमारे भारत की अदालतें ऐसे अकल्पनीय, मतलब जो इमेजिन भी ना किए जा सके, ऐसे दावों को बिना किसी ठोस आधार के मान लेती हैं? यहीं पर हमें वो कानूनी बारीक लाइन समझनी होगी जिसकी हमने शुरू में बात की थी। कौन सी? दस्तावेजों का कोर्ट में पेश होना और उन आंकड़ों का सच साबित होना, इन दोनों के बीच का अंतर। सोर्स के मुताबिक विघ्नेश ने कोर्ट में सील बंद लिफाफे में बहुत ही ठोस डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। मतलब वही प्राइमा फेसी वाले कागजात जो पहली नजर में असली लगे? हाँ, बिल्कुल। हमारी न्याय प्रणाली का ये उसूल है कि अगर कोई याचिकाकर्ता किसी विदेशी कंपनी की रजिस्ट्री के कागजात या बैंक स्टेटमेंट या कोई ऐसा मनी ट्रेल का चार्ट लाता है जिसे जज तुरंत खारिज ना कर सके, ठीक है, तो जज ये नहीं कहते कि हाँ भाई, ये जो 10 ट्रिलियन का दावा है ये 100% सच है। राइट, वो ऐसा नहीं कह सकते। वो सिर्फ ये कहते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स मेरे सामने रखे हैं वो सीरियस नेचर के हैं, इसलिए ये जो हमारी एक्सपर्ट एजेंसियां हैं वो जाकर पता लगाएं कि इन कागजों की असली सच्चाई क्या है। मतलब साफ है, अगर कल को जांच का कोई ऑर्डर आता भी है तो वो इस बात का सबूत नहीं है कि 10 ट्रिलियन डॉलर सच में कहीं पड़े हैं। बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ इस बात का सबूत है कि जो कागजात दिए गए हैं उनकी जांच होनी बहुत जरूरी है। एकदम सही। देखना होगा कि क्या वो दस्तावेज असली हैं, क्या उनका उस राजनेता से कोई असली कनेक्शन है, या फिर वो सिर्फ एक भ्रम फैलाने के लिए गढ़े गए हैं। बहुत सटीक एनालिसिस है ये। अदालतें कभी भी हवाई बातों पे फैसले नहीं देती, वो सिर्फ पेपर्स की मेरिट देखती हैं। अगर कागजों में जान है तो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, और अगर वो सिर्फ किसी के दिमाग की उपज है तो ये जो एजेंसियां हैं ये 8 हफ्ते बाद आकर कोर्ट में बोल देंगी कि सर, इन दावों का कोई आधार नहीं मिला। तो अगर हम आज के इस पूरे डीप डाइव के, मतलब इस पूरे एनालिसिस के सारे धागों को एक साथ पिरोएं तो पिक्चर काफी क्लियर हो जाती है। हाँ, काफी हद तक। रायबरेली में एक चुनाव अधिकारी के पास एक हलफनामे की शिकायत की गई, फिर कथित नागरिकता का मुद्दा उठा और वहां से शुरू हुआ ये विवाद धीरे धीरे दुनिया भर के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स को चैलेंज करने वाले एक महाआरोप में बदल गया। और ये जो पूरा लीगल प्रोसेस हम देख रहे हैं ना, जिसमें सीबीआई, ईडी, एसएफआईओ और विदेश मंत्रालय जैसी टॉप एजेंसीज का नाम आ रहा है, वो ये भी दिखाता है कि हमारा जो डेमोक्रेटिक और लीगल ढांचा है वो कितना मजबूत है। बिल्कुल। कोई भी इंसान, चाहे वो देश की कितनी भी बड़ी कुर्सी पर क्यों ना बैठा हो, अगर उसके खिलाफ ठोस कागजी सबूत है तो उसे अदालत के घेरे में लाया जा सकता है। ये हमारे लीगल सिस्टम की वर्किंग को समझने के लिए एक बहुत ही शानदार केस स्टडी है। हाँ, वो तो है। लेकिन देखिए,
इन सब के बीच ना दावों की इस भूल भुलैया और ये जो $10 ट्रिलियन के आंकड़े हैं और ये शेल कंपनियों का जो इंटरनेशनल जाल है, इसने मेरे दिमाग में एक बहुत ही बेचैन करने वाला सवाल छोड़ दिया है। अच्छा, क्या सवाल है वो? मतलब सोचिए ना, हम आज उस डिजिटल एरा में जी रहे हैं जहां एक आम इंसान अगर ₹1 का यूपीआई भी करता है तो वो तुरंत किसी ना किसी सर्वर पर ट्रैक हो जाता है। बिल्कुल ट्रैक होता है। जब पूरी दुनिया का बैंकिंग सिस्टम इतना जुड़ा हुआ है, इतना ट्रांसपेरेंट हो गया है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के इतने कड़े इंटरनेशनल कानून हैं, सही बात है। तो क्या ये सच में मतलब थ्योरेटिकली भी मुमकिन है कि शेल कंपनियों और फॉरेन फंडिंग का कोई ऐसा विशाल नेटवर्क आज भी बिना किसी रडार में आए मजे से चल रहा हो? ये तो ग्लोबल फाइनेंस का वो ग्रे एरिया है जिस पर दुनिया भर के बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी, मतलब वो भी एक मत नहीं है। और यही चीज तो सबसे ज्यादा डराती है। या ग्लोबल फाइनेंस के रूल्स सच में उतने ही साफ और सख्त हैं जितना हमें और आपको टीवी पर दिखाया जाता है? या फिर आज भी इस दुनिया के विशाल फाइनेंशियल सिस्टम में कुछ ऐसे गहरे डार्क कॉर्नर्स और सुरंगें बची हुई हैं जहां कई देशों की कुल जीडीपी के बराबर का पैसा एकदम शांति से बिना किसी की नजर में आए एक जगह से दूसरी जगह घूम सकता है? सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ आज के इस राहुल गांधी वाले केस या विग्नेश के दावों तक सीमित नहीं है। ये हमारे उस पूरे ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है जिसके हम सब जाने अनजाने में ही सही, लेकिन एक बहुत छोटे से हिस्सेदार जरूर हैं।